हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 491 काल सिद्धि की प्राप्ति। शौर्य ने दुर्लभ के शरीर से नियंत्रक को नष्ट करके अधीरा को उसके नियंत्रण से मुक्त कर दिया। उसके बाद काल ऋषि ने शौर्य को उसकी पत्नी और उसके जुड़वा भाई की कहानी बताई, जिसे योगिनी का बीज प्राप्त करना था। पर शेरा और शौर्य काल ऋषि की इस कहानी को सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने सीधा उसे वापस जाने का मार्ग पूछा। शेरा की बात सुनकर काल ऋषि का मुंह बन गया और उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, देखिए महान शूर भैरव, मैं मानता हूं कि मैंने समय के साथ छेड़खानी करके आपको इस काल में वापस बुलाया है, पर मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। कृपया आप एक बार मेरी मदद कीजिए। एक बार मैं अपनी पत्नी को मुक्त करवा लूं और मेरी बेटी को आपके हाथ भेज दूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर शौर्य थोड़ा उतावला होते हुए बोला, देखिए ऋषिकाल, मुझे आपके पारिवारिक मामलों में पड़ने का कोई शौक नहीं है। रही बात आपकी बेटी की, तो अगर वो भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करती है और मेरे साथ वफादार रहती है तो मैं उसे अपनी योगिनी बनाकर उसके योगिनी बीज को जागृत कर दूंगा। ये सुनकर काल ऋषि का चेहरा थोड़ा उतर गया। तभी अधीरा, जो अब तक अपने सारे बिखरे विचारों को एकत्रित कर रही थी, अचानक शौर्य के पैरों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी, इस अभागन योगिनी के जीवन का एक ही लक्ष्य है और वो है आपकी धरा तत्व की योगिनी का पद ग्रहण करना और आपकी अविभाज्य योगिनी बनना। मैंने जो वर्तन पिछले कुछ दिनों में किया था उसकी वजह कुछ और थी, पर मैं महादेव को साक्षी मानकर आपको वचन देती हूँ कि मैं इसके बाद कभी भी अपनी चेतना और अपने विचारों को ऐसे भ्रमित नहीं होने दूंगी। आप बस एक बार मेरी माता को मेरे मामा की उस क्रूर अंतरात्मा से बचा लीजिए। मैं जीवन भर आपकी दासी बनकर जीवन बताऊंगी। ये सुनकर शौर्य ने धीरे से झुककर अधीरा को कंधों से पकड़कर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अधीरा, मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं आपकी उन गलतियों को क्षमा करता हूँ, पर मैं भविष्य में आपसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकता। रही बात आपकी माता की, तो मैं बस आपके लिए एक बार उन्हें बचाने का प्रयास जरूर करूंगा। इसमें मुझे सफलता मिले या ना मिले, पर आपको उसके बाद चाहे कोई परिणाम हो, आपको मेरे साथ वापस चलना होगा। ये सुनकर अधीरा ने चैन की सांस ली। तभी काल ऋषि के चेहरे पर भी एक आशावादी मुस्कान छा गई। शौर्य ने उसके बाद बिना देरी किए इसी मौके का फायदा उठाते हुए काल ऋषि से कहा, मुनिवर, मैं आपकी पत्नी को बचाने का प्रयास जरूर करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शौर्य के पहले वाक्य से काल ऋषि खुश हो गए, पर अगले वाक्य से उनका चेहरा हल्का सा चिंतित दिखाई देने लगा। फिर भी अपने अंदर की नाराजगी को दबाते हुए काल ऋषि ने पूछा, कहिए शूर भैरव, आपकी क्या शर्त है? अगर ये मेरी सीमा में है तो मैं आपके लिए जीवन त्याग दूंगा। ये सुनकर शौर्य को अंदर से बहुत अच्छा लगा और फिर उसने सिर नामे हिलाते हुए कहा, मुझे आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस युग के भैरव से मिलना है। जैसे ही शौर्य के मुंह से ये बात निकली, काल ऋषि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उनके माथे पर तुरंत पसीना उभर आया। एक त्रिकाल ज्ञानी होने के नाते काल ऋषि को अच्छे से ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है। बस इसकी कल्पना भर से ही उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर उभरी परेशानी को दबाते हुए बात को तलने की कोशिश करते हुए कहा, शूर भैरव, क्या आप कोई और शर्त नहीं रख सकते? क्या है कि भूतकाल का भविष्य काल से मिलना योग्य बात नहीं है? ये समय रेखा और भविष्य की घटनाओं को बदल कर रख सकती है। पर शौर्य ठहरा बेहद जिद्दी इंसान। अगर उसने एक बार किसी बात के विरुद्ध जाने की सोच ली तो वो कभी पीछे नहीं हटता, फिर वो खुद समय ही क्यों ना हो। वैसे भी उसे कुछ बातें खुद भैरव से जाननी थी। शौर्य ने अपने रूप को दिखाते हुए कहा, काल ऋषि, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे इस शरीर में होने से मेरी भैरव आभा मेरे आत्मा रूप में सक्रिय नहीं है। इसीलिए अगर मैं उनके सामने गया भी तो मुझे पहचान पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। ये सुनकर काल ऋषि कुछ सोच में पड़ गए। अंत में उन्होंने एक नजर अधीरा को देखा और फिर शौर्य को देखते हुए कहा, प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी मुलाकात भैरव से जरूर करवाऊंगा। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर काल ऋषि का वंदन किया। पर शेरा का चेहरा एकदम काले कोयले जैसा काला पड़ गया था। जब शौर्य को महसूस हुआ कि हमेशा कोई ना कोई डायलॉग मारने वाला शेरा एकदम शांत है, तो उसने मुड़कर उसकी ओर देखा तो पाया कि शेरा अंदर तक कांप रहा था। इस वक्त शेरा के दिमाग उसकी अपनी यादें घूम रही थी। आठवां चांद और उसके ऊपर बसी दुनिया, भैरव का यज्ञ और उस दिन घटी दुर्घटना, इन घटनाओं के चित्र शेरा के सामने किसी फिल्म की तरह गुजर रहे थे। शेरा ये बात अच्छे से जानता था कि इस समय भैरव से मिलने जाना उसके लिए कितना खतरनाक है। तभी शौर्य ने यादों में कोई शेरा के कंधों पर हाथ रखा और कहा, अबे तू क्यों इतना सेटी हो रहा है? इस वक्त तू शेरा नहीं है, इस वक्त तू इंसान है, इंसान। फिक्र मत कर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
शौर्य की बात सुनकर शेरा तुरंत अपनी यादों से बाहर आया और शौर्य को देखकर अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, भाई अपन तो भूल ही गया था कि अपन अब 4 पैरों वाला नहीं 2 पैरों वाला है। भाई याद दिलाने के लिए धन्यवाद, वरना अब तक तो अपन ने सुसाइड कर लिया होता। ऐसा कहकर दोनों ने ठहाका लगाया और अजीब सी धुन के साथ दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी किसी मजे हुए लुटेरों से कम नहीं थी। उनकी हंसी बंद होते ही काल ऋषि और अधीरा पूरे आदर के साथ उनके सामने खड़े हो गए। शौर्य ने उनकी ओर देखा और पूछा, तो हमें कब चलना है आपके साले साहब से मिलने के लिए? ये सुनकर काल ऋषि ने बिना कुछ कहे एक पत्थर का आयाम संप्रेरक निकाला और उसे सक्रिय कर दिया। तुरंत एक आयाम द्वार शौर्य के सामने अस्तित्व में आ गया। काल ऋषि और अधीरा के साथ शौर्य ने बिना कुछ कहे उस द्वार में प्रवेश किया। जब वो द्वार को पार करके दूसरी ओर पहुंचे तो वो लोग एक गुफानुमा जगह पर थे। शौर्य ने आसपास देखा तो दीवारों पर रोशनी के लिए चमकीले पत्थर लगाए गए थे, जिनकी रोशनी से पूरी गुफा दिन के उजाले की तरह अंदर से चमक रही थी। गुफा की दीवारों पर कई कहानियां उकेरी गई थी। ये सारी चित्रलिपियां थी जिन्हें शौर्य और शेरा अच्छे से समझ सकते थे। इन चित्रलिपियों में भविष्य में घटने वाली सारी कहानियां उकेरी गई थी। भैरव के आगमन से भैरव के अंत तक की कहानियां, पर उसके बाद की कोई कहानी अस्तित्व में नहीं थी। यहां तक कि शुरू भैरव के आने की कहानी भी नहीं थी। ये देखकर सवालिया नजरों से शौर्य ने काल ऋषि को देखा। काल ऋषि ने जब शौर्य की नजरों को देखा तो तुरंत उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शुरू भैरव, आपका आगमन दूसरी समय रेखा में हो चुका है। इस समय रेखा में समरलोक में आप अस्तित्व में नहीं होंगे। इस समय रेखा के भैरव के अंत के बाद कुछ हजार सालों में छुपे हुए शत्रु वापस आ जाएंगे और समरलोक उनके हाथों नष्ट हो जाएगा। मैं दूसरी रेखा के समय को अपनी आंखों से देख सकता हूं, पर उन्हें इन दीवारों पर उकेर नहीं सकता। ये सुनकर शौर्य ने अपने हाथ को उठाया और काल ऋषि को बीच में ही रोकते हुए कहा, तो क्या यहाँ समय की 2 धाराएं हैं? इस पर काल ऋषि ने सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, समय की असंख्य धाराएं हैं, पर आपका आगमन बस सिर्फ एक धारा में ही संभव था। बाकी सभी धाराएं आपके आगमन के समय तक नष्ट हो चुकी है। ये सुनकर शौर्य ने अब अपने माथे को पकड़ लिया। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या आप मुझे मेरी समय धारा में वापस भेज सकते हो? ये सुनकर काल ऋषि ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं किसी एक व्यक्ति को सशरीर दूसरी समय की धारा में भेज सकता हूँ, पर इसके लिए एक शर्त को पूरा करना होता है। इस पर शेरा ने बेचैन होते हुए कहा, अरे दादाजी, ऐसे बच्चों के कमजोर दिल के साथ मत खेलो। अपन लोगों को ज्यादा सस्पेंस झेलने की आदत नहीं है। को बोलना है बोल दो। ये सुनकर काल ऋषि ने अजीब सा मुंह बनाया। काल ऋषि स्वर्गीय देवताओं द्वारा मानित एक महान गुरु थे। आज तक किसी भी शिष्य या देवता ने कभी उनकी बातों को बीच में काटते हुए ऐसा व्यवहार नहीं किया, पर जब से ये शेरा यहाँ आया है उसने एक बार भी उसकी इज्जत नहीं की। अंत में अपनी नाराजगी को और अपने ऊंचे औंधे को दूर रखते हुए काल ऋषि ने बड़े ही संयम के साथ कहना शुरू किया, दरअसल बात यह है कि एक समय रेखा से दूसरी समय रेखा में जाने के लिए 2 व्यक्तियों के जीवन ऊर्जा को खर्च करना पड़ता है। सीधी बात कहे तो 2 लोगों की सीधा बलि देनी पड़ती है। आपको यहाँ आत्मा रूप में लाने के लिए मेरे शिष्य विराज ने अपने अस्तित्व की बलि दी है, तब जाकर आप दोनों इस समय में आ पाए हो। पर विराज की इच्छा शक्ति प्रबल थी, जिसके कारण आपको उसने समय में कुछ साल पीछे लाया है। काल ऋषि का स्पष्टीकरण सुनकर शौर्य और शेरा ने एक दूसरे को एक बार देखा और कुछ समझने जैसा इशारा किया और फिर राहत की सांस छोड़ी। तभी अधीरा, जो इतनी देर से शांत खड़ी थी, उसने शौर्य से कहा, स्वामी, आपको मेरे मामा का सामना करने से पहले खुद को एक स्वर्गीय देवता से अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। आप अगर ये कर लेते हैं तो मेरे मामा को हराना आसान हो जाएगा। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और उसकी आंखों में देखकर पूछा, तो देवी जी, आपके पास कोई योजना है जिससे मैं अपनी शक्तियों को कम समय में तेजी से बढ़ा सकता हूँ? शौर्य ने जिस अंदाज से ये कहा था, इसे देखकर अधीरा का चेहरा लाल हो गया और उसने सिर झुकते हुए कहा, हाँ, हमारे पास ऐसी एक जगह है। कालकोठी के अंदर मेरे पिता समय को 10 गुना तक धीमा कर सकते हैं और इसके अंदर अभ्यास करने से आप 10 साल का अभ्यास सिर्फ 10 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। ये सुनकर शेरा और शौर्य ने एक दूसरे को देखा और फिर काल ऋषि को देखते हुए कहा, हमें भी काल सिद्धि सीखनी है। ये सुनकर काल ऋषि के चेहरे पर एक मुस्कान आए और उन्होंने दोनों को कालकोठी की तरफ लाया। कालकोठी बाहर से देखने पर एक आम पत्थरों में तराश कर बनाए कमरे की तरह थी, पर शौर्य अपनी खुली आंखों से कई समय सारनियां और उनका रेखांकन दीवारों पर देख स्क्रैच। कालकोठी में दाखिल होते ही काल ऋषि ने शौर्य और शेरा के माथों पर उंगलियों को रखा और समय सिद्धि की सारी जानकारी उन दोनों के दिमाग में स्थानांतरित कर दी। जानकारी दिमाग में जाते ही शौर्य का दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया, पर शेरा, जिसके दिमाग में ज्यादा जानकारी देना यानी उस जानकारी का क्रियाकर्म करने जैसी बात थी, भाई ने जोर जोर से गालियां देना शुरू किया और उस जानकारी को दिमाग से बाहर फेंकने की कोशिश करने लगा। जब उस जानकारी से उसका दिमाग एकदम भारी हो गया, उसने शौर्य को देखा और कहा, भाई, ये क्या बवासीर है? अपन को इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर साला सब कुछ आसान भी लग रहा है। ये कैसी जानकारी हमारे दिमाग में उस ताऊ ने डाली है? मुझे नहीं सीखनी ये समय सिद्धि, तुम ही सीखो।
ऐसा कहकर शेरा एक कोने में जाकर ध्यान लगाने बैठ गया। शौर्य ने शेरा को एक नज़र देखा और समझ गया कि ये शेरा ऐसी जानकारी को अपने श्वान रूप में उपयोग नहीं कर सकता, इसीलिए उसने इसे सीखने की कोशिश नहीं की होगी। इधर शौर्य ने सारी जानकारी को अपने पुराने ज्ञान और विज्ञान से इस तकनीक को जोड़कर कई नई विचारधाराओं और दृष्टिकोण के साथ इस सिद्धि में हल्का बदलाव किया और खुद के लिए कल सिद्धि से भी उच्च स्तर की एक तकनीक बना डाली। शौर्य ने उस नई तकनीक को फिर पूरे तन मन धन से अभ्यास किया। शौर्य ने काल कोठरी में एक वर्दी बनाई और काल भगवान की आराधना करते हुए अपनी सिद्धि को सिद्ध करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि आयाम सिद्धि और काल सिद्धियां प्राप्त करना इतना कठिन होता है कि कोई भी साधक बाकी सिद्धियों को जितने कालावधि में सिद्ध कर लेता है उससे 10 गुना कालावधि इस सिद्धि को प्राप्त करने में लगता है। शौर्य ने अपने अथक परिश्रम के साथ काल कोठी के अंदर इस सिद्धि को सिर्फ 5 सालों में सिद्ध कर लिया। शौर्य की निरंतर तपस्या और बाकी साधकों से अधिक एकाग्रता से किया मंत्रोच्चार भगवान काल को मन से बहुत अच्छा लगा। शौर्य ने जैसे ही अपना आखिरी मंत्रोच्चार का जाप खत्म कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर वेदी में नाच रही अग्नि लपटों को शौर्य ने आखिरी प्रणाम किया। अग्नि लपटें जो तिथक तिथक कर नाच रही थी अचानक रुक गई। संपूर्ण समरलोक का समय मानो अपने स्वामी के स्वागत के लिए रुक गया हो। एक प्राचीन और दैवीय आभा से भरी आवाज वेदी से बाहर निकलने लगी। पुत्र, तुमने मुझे अपनी भक्ति और अखंडित सेवा से प्रसन्न किया है। कहो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें? इस पर शौर्य ने अपने सामने अग्नि से बाहर निकल रहे काले साए को साष्टांग दंडवत किया और फिर भारी आवाज में कहा, प्रणाम भगवान, इस भक्त का दंडवत स्वीकार करे। ऐसा कहकर शौर्य ने काल भगवान के सामने पूरा अष्टांग दंडवत लगाया। भगवान काल ने शौर्य को देखा और फिर हल्के स्मित के साथ बोले, यशस्वी भव पुत्र, क्या तुम्हें मेरी कोई सहायता चाहिए? इस पर शौर्य ने हाथ जोड़े हुए कहा, भगवान, क्या मेरी काल सिद्धि सफल हो चुकी है? ये सुनकर भगवान काल थोड़ा और हंसे और बोले, काल की उसे क्या जरूरत जब उसके साथ महाकाल खुद खड़े हैं। तुम्हारी काल सिद्धि कब की सफल हो चुकी है? क्या तुम्हें किसी और काम के लिए मदद चाहिए? ये सुनकर शौर्य को यकीन हो गया उसकी काल सिद्धि सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि जब तक भगवान काल खुद आकर इसका दाखिला नहीं देते शौर्य को उस पर यकीन नहीं था। शौर्य ने हाथ जोड़े और फिर कुछ सोचते हुए कहा, भगवान, जब मैं अपना ये शरीर त्याग दूंगा और अगले सफर के लिए निकलूंगा तो क्या पहले वाले विराज की आत्मा वापस आकर उसका दायित्व आगे बढ़ा पाएगी? शौर्य के इस सवाल पर काल भगवान ने कुछ नहीं कहा और अपनी हथेली पर 2 ऊर्जा पुंज प्रकट किए। इन ऊर्जा पुंजों को शौर्य को दिया और कहा, इन्हें अपने शरीर में रखो। जब तुम ये देह छोड़ दोगे ये पुंज विराज की आत्मा का रूप ले लेगा और दूसरा तुम्हारे साथी की आत्मा का। फिर भगवान काल ने शौर्य को ऊपर से नीचे गौर से देखा और हल्के से सिर हिलाकर स्मित हास्य करते हुए बोले, तो तुम भैरव से मिलने जा रहे हो। अच्छी बात है, तुम्हें तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब उनके पास मिल जाएंगे। पर एक बात याद रखना, नियति के आगे काल भी कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर भगवान काल का प्रतिरूप काल कोठी से गायब हो गया। शौर्य ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपने शरीर को जांचने लगा। जब उसे पूरा विश्वास हुआ कि उसकी सिद्धि सफल हुई है तो उसने एक गहरी सांस ली। फिर अपनी नजरें आसपास घुमाई और एक गहरी सांस लेकर बोला, पहला पड़ाव पार हो चुका है, अभी आधे से अधिक समय बाकी है। अगर मैं दैवीय स्तर तक पहुंच जाता हूं तो मुझे आसानी होगी। ऐसा सोचकर शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और आरोह और अवरोही साधना मार्गों को उसने खोल दिया। शौर्य का शरीर 2 तरह के मार्गों से सामान्य साधना और स्वर्गविरोधी साधना को सक्रिय करके बैठ गया। उसके ऐसा करने से ये जरूर कहा जा सकता है कि शौर्य खतरों का खिलाड़ी निकला है। क्या शौर्य अपनी साधना में सफल हो जाएगा? क्या स्वर्ग के देवताओं के समझे शौर्य टिक भी पाएगा? क्या इस झमेले से बाहर निकलने के बाद शौर्य वापस जा भी पाएगा? क्यों शेरा इस समय के भैरव से मिलने से डर रहा था? चैप्टर 492। ये तो किताब चाट गया। सिलिकॉन कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, नायगांव, मुंबई। ये कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड सीनियर कॉलेज था। यहाँ बच्चे दूर दूर से अपनी पीएचडी तक की पढ़ाई करने आते थे। इस कॉलेज की एक खास बात यह थी कि ये कॉलेज प्राइवेट कॉलेज था, पर यह कॉलेज 12वीं में अच्छे नंबर से पास होने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप ऑफर करता था। इस स्कॉलरशिप की वजह से मुंबई के आसपास के इलाकों से भी कई बच्चे 12वीं में अच्छे मार्क्स मिलने पर इस कॉलेज में एडमिशन लेने के सपने देखते थे। इसका कारण इस कॉलेज की रेपुटेशन और छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं। इस कॉलेज में 2 तरीकों से एडमिशन मिलता था, एक 12वीं बोर्ड के मार्क्स के आधार पर और दूसरा डोनेशन भरकर। जो बच्चे डोनेशन भरकर एडमिशन लेते थे उनकी अमीरी अलग ही लेवल पर होती थी, क्योंकि यहाँ डोनेशन की रकम लाखों से शुरू होकर करोड़ों तक जाती थी। और जब ये बच्चे यहाँ पैसे भरकर पढ़ने आते थे तो जाहिर है वो अपने पैसों को वसूल भी करने की ताकत रखते थे। वहीं ध्रुव, रेहान और अवी जैसे बच्चे सीधा स्कॉलरशिप के जरिए इस कॉलेज में एडमिशन ले पाते थे। जब ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स कॉलेज की फैसिलिटीज का उपयोग करने की कोशिश करते थे तो डोनेशन भरने वाले बच्चों को बुरा लगता था और इसी वजह से आए दिन इस कॉलेज में गरीब स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को इन अमीर लड़कों द्वारा परेशान किया जाता था। ध्रुव भी इसी वजह से विक्की का शिकार हो गया था।
पर आज ध्रुव ने अपना पहला पलटवार बिना किसी को पता चले विनीत पर कर दिया था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पर क्लासरूम में उसके किताब के पन्नों को पलटकर आवाज करने के कारण प्रोफेसर ने ध्रुव को खड़ा किया था और उसे गुस्से से देख रहे थे। ध्रुव भी प्रोफेसर की आज्ञा का पालन करते हुए चुपचाप खड़ा तो हो गया था, पर प्रोफेसर ने उसके बाद ध्रुव को कुछ भी नहीं कहा। वो वापस अपना ध्यान विषय को पढ़ने पर जुड़ गए। पर ऐसे बेवजह खड़े रहना ध्रुव को अच्छा नहीं लगा, तो उसने अपनी बैग में हाथ डाला और अकाउंटिंग विषय की बुक को निकाला। ध्रुव वापस एक बार उस किताब के पन्नों को जितना शांत हो सके उतने शांति से पलटने लगा। पर उसकी पन्ने पलटने की गति धीरे धीरे पहले की तरह ही तेज हुई और फिर एक बार आवाज से प्रोफेसर अब चिढ़ गया और गुस्से से बोला, हे यू, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम कुछ देर तक शांति से खड़े भी नहीं रह सकते? प्रोफेसर की बात सुनकर ध्रुव ने किताब की ओर देखा और फिर प्रोफेसर को देखा और बोला, सर मैं आप जो पढ़ा रहे हैं उसे ही समझने के लिए किताब को पढ़ रहा था। तभी प्रोफेसर ने ध्रुव के हाथ की किताब को देखा और बोला, तो तुम कहना चाहते हो कि अकाउंटिंग की किताब पढ़कर तुम इकोनॉमिक्स समझने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर पूरी क्लास, जो इतनी देर से अपनी हंसी दबाकर ध्रुव का पोपट होते हुए मुंह दबाकर मजा ले रही थी, अब अचानक फट पड़ी और हंसने लगी। ध्रुव का पूरी क्लास के सामने मजाक उड़ चुका था, पर ध्रुव ने अपनी बात को रखते हुए कहा, नहीं सर, इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी थी, अब मैं अकाउंटिंग की पढ़ रहा हूँ। मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद थोड़ा अकाउंटिंग पढ़ लिया जाए, तो मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। ये सुनकर प्रोफेसर उसका फिर एक बार मजाक बनाते हुए बोले, क्या तुम पन्ने पलटने को किताब पढ़ना कहते हो? प्रोफेसर अब पूरे मूड में आ गए थे ध्रुव को सबक सिखाने के, तो उन्होंने उसका क्लास के अंदर ही इंटेरोगेशन शुरू कर दिया। पर ध्रुव कहाँ पीछे हटने वाला था। भाई ने तुरंत पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ सर, मैंने पूरी इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ी है, चाहे तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हो। ये सुनकर प्रोफेसर के चेहरे की वो कुटिल मुस्कान बड़ी हो गई और फिर उसने पूछा, तो बताओ ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ध्रुव ने इस सवाल पर तुरंत जवाब देते हुए कहा, मैक्रो इकोनॉमिक्स राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, मुद्रास्फीति दर, बेरोजगारी दर और मौद्रिक नीति। ध्रुव का ये जवाब सुनकर प्रोफेसर तुरंत हिल गया, क्योंकि उसने भी अभी तक इस पॉइंट को क्लास में पढ़ाना शुरू नहीं किया था। पर अपनी इज्जत को संभालने के लिए प्रोफेसर ने उसके बाद इकोनॉमिक्स के ऐसे ऐसे टर्म्स ध्रुव को पूछे कि जिनके जवाब सिर्फ वही जानते थे, पर ध्रुव ने सभी का जवाब दे दिया। ये देखकर प्रोफेसर को बहुत बेइज्जती महसूस हुई और फिर उन्होंने आउट ऑफ सिलेब सवाल पूछा, पर ध्रुव तेज निकला और बोला, सर ये हमारे सिलेब से बाहर का सवाल है और मैं इस किताब के बाहर के सवाल का जवाब में फिलहाल आपको नहीं दे सकता। ये सुनकर प्रोफेसर को अब जाकर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और उन्होंने तुरंत ध्रुव को सलाह देते हुए कहा, तुमने सही कहा कि ये सवाल सिलेब के बाहर का है, पर तुम्हें इस सवाल का जवाब भी मालूम होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि तुम अगली बार क्लास में लेक्चर पर विशेष ध्यान दो। ऐसा कहकर प्रोफेसर ने ध्रुव को अपनी जगह पर बैठने का इशारा किया। ध्रुव ने भी तुरंत अपनी जगह पकड़ी और बैठ गया। इधर पूरी क्लास ध्रुव के जवाबों को सुनकर उसके स्मार्टनेस की कायल हो गई थी। आज तक क्लास में एक शब्द भी ना बोलने वाला ध्रुव आज किसी रेट्टू तोते की तरह ज्ञान पेल रहा था। तभी लेक्चर खत्म होने की घंटी बजी और प्रोफेसर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रेहान और अवी ने ध्रुव को घेर लिया और दोनों ने ध्रुव की पीठ को थपथपाया। वाह भाई वाह, तूने तो आज प्रोफेसर के सवालों की लंका लग दी। तूने तो आज हवा कर दी है। जरा हमें भी थोड़ा ज्ञान दे दे, हम भी तेरी तरह प्रोफेसर से पंगे लेकर अपना ज्ञान झाड़ेंगे। रेहान और अवी ने दोनों ने ध्रुव की तारीफ की। ध्रुव ने तुरंत कहा, ज्यादा चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, तुम्हारे लेक्चर का समय हो गया है, चले जाओ वरना तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हें अंदर आने भी नहीं देंगे। ये सुनकर रेहान और अवी ध्रुव को अकेले छोड़कर तुरंत वहां से भाग गए। ध्रुव ने अपनी बैग उठाए और लाइब्रेरी की तरफ निकल गया। लाइब्रेरी में कॉलेज के सारे पढ़ाकू लड़के और लड़कियां ज्यादातर अपना समय बिताते थे। वहीं अखात सुंदर लड़की यहां आ जाए तो उस दिन लाइब्रेरी के भाग ही बदल जाते थे, क्योंकि उस दिन कॉलेज के सारे मजनू भी लाइब्रेरी हाजिरी लगने पहुंच जाते थे। आज कॉलेज की लाइब्रेरी में ऐसा ही कुछ हाल था। वैसे तो कॉलेज शुरू होकर अभी बस 2 महीने ही हुए थे, पर कॉलेज की फुलरानियां तय हो चुकी थी और उनकी रैंकिंग भी बन चुकी थी। अहाना इन फुलरानियों में 5वें नंबर पर थी और टॉप की 4 के तो ध्रुव ने अभी तक दर्शन किए ही नहीं थे। जैसे ही ध्रुव ने लाइब्रेरी में एंट्री मारी, काउंटर पर बैठे लाइब्रेरियन ने उससे उसका आईडी कार्ड मांगा। कॉलेज के नियमों के अनुसार एक स्टूडेंट्स को बुक लेने है तो लाइब्रेरी में अपना स्टूडेंट आईडी जमा करना पड़ता। आईडी जमा करने के बाद ध्रुव ने अंदर कदम रखा, जहां किताबें ही किताबें थी और कॉलेज के स्ट्रीम के अनुसार उन्हें कैटेगराइज्ड किया गया था। बिजनेस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और जो भी पैसों से संबंधित किताबें होती थी वो कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए थी। गणित, विज्ञान, भौतिकशास्त्र, रसायन, औषधि, मानव और जीव शरीर संरचना, इन सभी के बारे में जो किताबें थी वो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए थी। अब बची सारी किताबें आर्ट्स वालों को दे दी थी। कहानियां, उपन्यास, कविताएं, इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, प्रशासन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इनकी किताबें आपको आर्ट्स सेक्शन में मिल जाती।
पर आज ध्रुव को सिर्फ अपने स्ट्रीम से संबंधित किताबें पढ़नी थी, तो भाई गए कॉमर्स सेक्शन में और वहां से एक एक किताब को निकालते और उसके पन्नों को पलटते और वापस रख देते। ध्रुव ने ऐसा करते करते कुछ ही देर में वहां मौजूद कॉमर्स से संबंधित छोटी बड़ी मोटी पतली सभी किताबें छान ली। लगभग 2 घंटे बाद जब ध्रुव कॉमर्स सेक्शन से बाहर निकला, उसके पास बिजनेस और कॉमर्स का पूरा ज्ञान था। ध्रुव को महसूस हो रहा था कि उसका सिर भारी हो गया है। ध्रुव ने इन किताबों को पढ़ने के लिए अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी का उपयोग किया था। वो अपनी चेतना की कम से कम शक्ति में आंखों से पन्नों को देखता और उसका दिमाग उस जानकारी को दिमाग में स्टोर कर लेता था। इसीलिए तो भाई ने बैठे बैठे पूरी किताब सिर्फ पन्ने पलट कर पढ़ डाली थी। ध्रुव का अगला लेक्चर अकाउंटिंग विषय का था, तो वह सीधा अपनी स्टूडेंट आईडी को लेकर अपने क्लासरूम में चला गया। उसे जाता हुआ देखकर वह लाइब्रेरियन जो उस पर इतनी देर से नजर रखे हुए था, वह मन ही मन बोला, साला सिर्फ पन्ने पलटने आया था लगता है। सारी किताबों पर थूक लगाकर चला गया। लगता है इसे किताबें चाटने का शौक है। ध्रुव लेक्चर के क्लासरूम में पहुंच गया और उस जगह चला गया जहां रेहान और अभी उसका इंतजार कर रहे थे। उनके पास जाकर ध्रुव ने अपनी सीट ली और शांति से बैठ गया। कुछ ही देर में अकाउंटिंग के प्रोफेसर क्लास में आ गए और लेक्चर शुरू हो गया। सभी बच्चे ध्यान से लेक्चर को सुन रहे थे और उसके नोट्स भी ले रहे थे। पूरे लेक्चर के दौरान किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जब लेक्चर खत्म करके प्रोफेसर जाने लगे तो जिनके पास कुछ सवाल थे वो बच्चे उनके पास चले गए। उन्होंने अपने सारे सवाल प्रोफेसर से पूछ लिए और प्रोफेसर को छोड़ दिया। मगर तभी प्रोफेसर ने जाते जाते पीछे बैठे ध्रुव को देखा और थोड़ी आवाज ऊंची करके पूछा, क्या तुम्हारा नाम ध्रुव है, जो इकोनॉमिक्स की क्लास में अकाउंटिंग की बुक पढ़ रहा था? तभी एक लड़का उसका मजाक बनाते हुए बोला, नहीं सर, वो तो बस पन्ने चाट रहा था। उसके ऐसा कहते ही पूरी क्लास ठहाका मारकर हंसने लगी, पर ध्रुव ने उन्हें कुछ नहीं कहा और खड़े होकर प्रोफेसर से कहा, जी सर। प्रोफेसर ने ध्रुव को नीचे से ऊपर एक नज़र देखा और आगे बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। ध्रुव भी अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम से निकलकर कॉरिडोर से होते हुए कॉलेज से बाहर जा रहा था, पर तभी उसके कदम ठिठक गए। उसके सामने से चलते हुए अहाना और उसकी सहेलियां आ रही थी। अभी भी अहाना का घमंडी चेहरा ध्रुव के सामने नाच रहा था। उसकी बातें अभी भी कानों में गूंज रही थी। वो सारे दृश्य उसके सामने किसी फिल्म की तरह चल रहे थे, जब अहाना के बर्थडे पर विकी और उसके साथियों ने पहले ध्रुव की निर्मम हत्या कर डाली थी। ध्रुव की मुट्ठियां भींच गई और उसकी आंखें लाल हो गई। उसके शरीर से धीमी धीमी हत्यारन आभा निकलने लगी। उसके बगल में खड़े रेहान और अवी को उसकी आभा की वजह से ठंड महसूस होने लगी। तभी अहाना और उसकी सहेलियों की नज़र भी ध्रुव के ऊपर पड़ गई। ध्रुव को देखकर अहाना का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसकी सहेली ने तंज कसते हुए कहा, अरे अहाना, ये देख, तेरे स्पेशल मजनू साहब तो सीधा सामने ही प्रकट हो गए। इन्हें देखकर लगता नहीं कि रात को इनकी धुलाई हुई थी। तभी दूसरी बोली, अहाना, लगता है तेरे दोस्तों ने तुझे धोखा दिया है। ये महाशय तो अपने पैरों पर खड़े हैं। तभी तीसरी ने अपने नाखूनों को चमकाते हुए कहा, ओहो अहाना, तुम भी उस विकी के बहकावे में आ गई ना। ही इज अ चीटर। उसने तुम्हारे सामने सिर्फ रौब झाड़ने के लिए इसे मारने की बात की थी, पर उसने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। तभी पहली ने पूछा, अहाना, इसने लाया गिफ्ट तुमने कहाँ फेंक दिया? अगर तुम्हें नहीं चाहिए था तो मुझे दे देती, मुझे उन्हें पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर ध्रुव ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अहाना की बगल में आया और बगल में मुड़कर उसने जमीन पर 3 बार थूक दिया। और एक नज़र अहाना को देखकर रेहान से बोला, यार रेहान, आज सुबह सुबह किसी ने अपने गंदे सुअर को मेकअप करके कॉलेज भेजा है। और तुम्हें पता है, कल रात मैंने उस सुअर को बिना मेकअप के देख, तब से मुझे उसे देखने पर थूकने का मन कर रहा है। कोई बात नहीं, एक दिन मैं इस सुअर को जरूर काटूंगा, ताकि बार बार थूकने की जरूरत ना पड़े। ऐसा कहकर ध्रुव आगे बढ़ गया। अहाना का पूरा चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया। उसका पूरा बदन नोकिया मोबाइल की तरह वाइब्रेट हो रहा था। उसने दांत पीसते हुए पीछे मुड़कर ध्रुव से कहा, यू चीप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सुअर कहने की? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। पर ध्रुव ने उसे बिना देखे ही कहा, हाँ हाँ, जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बड़ी आई सुअर परी। ये सुनकर अहाना ने अपने हाथ की पानी की बोतल ध्रुव की ओर फेंक कर मारी, पर ध्रुव ने बिना पीछे देखे ही अपना हाथ घुमा दिया और वह बोतल उड़कर वापस आकर अहाना के माथे पर लग गई। ये बोतल कोई प्लास्टिक की बोतल नहीं थी, ये तांबे की बोतल थी, जिस वजह से इसका अच्छा खासा वजन था। बोतल घूमकर जब अहाना के माथे पर लगी तो उसके मुंह से चिंक निकली, आउच, और वो अपना माथा पकड़कर नीचे बैठ गई। जब उसने अपना हाथ हटाया तो उसके माथे पर लाल रंग का उभार उभर आया था। अहाना की सहेलियों ने जब ये देखा तो उन्होंने ध्रुव से कुछ कहना सही नहीं समझा और अहाना की बोतल और उसे लेकर वहां से जल्दी जल्दी में चली गई। इधर अभी और रेहान आज ध्रुव के बदले अंदाज को देखकर हैरान थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कॉलेज खत्म होने का टाइम हुआ था और ध्रुव को अब उसके पार्ट टाइम काम के लिए बार में जाना था। उसने अपनी साइकिल पार्किंग से बाहर निकाली और अपने दोस्तों को अलविदा कहकर वो अपने अगले मुकाम की ओर निकल गया।
जब वह बार पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सभी साथी भी ड्यूटी पर आ चुके हैं। ध्रुव ने तुरंत अपने कपड़े बदले और काम पर लग गया। सबसे पहले उसने होटल की तरफ से मिलने वाला दोपहर का खाना खाया और फिर सारे टेबल और कुर्सियां को सेट किया, फिर सारे बर्तन और प्लेट्स को रेडी कर लिया। तभी होटल के मैनेजर सभी को एक कमरे में बुलाया। इस वक्त मैनेजर पसीने से भीग चुका था और उसके चेहरे से डर साफ साफ झलक रहा था। मैनेजर ने डरते हुए सभी से कहा, आज हमारे बार में कोई बाकी कस्टमर नहीं आने वाले, क्योंकि आज हमारे बार में देवा भाई और अल्ताफ के लोग मांडवली करने आ रहे हैं। आज चाहे जो कुछ हो जाए, तुम में से कोई भी उनके साथ बदतमीजी से बात नहीं करेगा। और खास बात यह कि जब तुम्हें लगे कि मैटर बढ़ने वाला है तो तुरंत भाग जाना, वरना तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। मैनेज की सूचना को सभी सुना, पर अब सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था, वो भी मौत का डर। पर ध्रुव को इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। कौन है ये अल्ताफ और देवा भाई? किस चीज की मांडवली करने आए हैं ये दोनों? क्या ध्रुव फंसेगा किसी नई मुसीबत में?